हेलो दोस्तों, यश फॉर स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम सब फिर एक नए वीडियो के साथ क्लास की शुरुआत करते हैं। आज की क्लास दोस्तों आपका बाल विकास के सब्जेक्ट के अंतर्गत हम सब स्किनर को कवर करेंगे, जो कि आपके आने वाले यूपी टेट एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इस क्लास में दोस्तों हम सबसे पहले स्किनर को कवर करेंगे, फिर स्किनर से बनने वाले क्वेश्चन लास्ट में कुछ कवर करेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। यहाँ पे आपको सभी सब्जेक्ट को चैप्टर वाइज कवर कराया जाएगा। अगर आप सबको दोस्तों सुपर टेट, सी टेट, यूपी टेट के लिए कंप्लीट नोट्स चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके नोट्स को फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। आज का जो हम सब वीडियो को कवर कर रहे हैं दोस्तों, अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो यह PDF भी आपको उसी टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। अब यहाँ से हम सब क्लास की शुरुआत करते हैं। जैसे कि आप चित्र में देख रहे होंगे, स्किनर की फ़ोटो है। इनका जो सिद्धांत था क्रिया प्रसूत का अधिगम का सिद्धांत था। पहले हम स्किनर का परिचय समझते हैं। इनका जो जन्म था दोस्तों 20 मार्च 1904 में हुआ था और इनकी मृत्यु 18 अगस्त 1990 में हुए थे। यह निवासी USA के मनोवैज्ञानिक थे। इनका पूरा नाम बरहेस फ्रेडरिक स्किनर था। इनके जो पर्सनल लाइफ के बारे में इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछता, ये सब आप बस एक थोड़ा सा समझे रहिए। बाकी इनका जो सिद्धांत है, सिद्धांत से ही क्वेश्चन बनते हैं। सिद्धांत के बारे में सब समझते हैं आगे। जो इनका सिद्धांत है क्रिया प्रसूत अधिगम का सिद्धांत, इसको हम सब और नाम से जानते हैं। जैसे आप किसी बुक में देखेंगे इसका दूसरा नाम लिखा रहेगा, कोई सर पढ़ाएंगे तो वह दूसरे नाम से पढ़ा देते हैं, तो इस पर कन्फ्यूज न होइए। यह सारे नाम अभी हम नीचे समझते हैं। यह सभी का मतलब स्किनर ने ही दिए हैं। ये सिद्धांत सब एक ही हैं, इसको समझिए। नीचे जिनको इनके अन्य नाम हैं, स्किनर के सिद्धांत का जो अन्य नाम है, इसमें पहला है दोस्तों क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत। यह सिद्धांत का भी प्रतिपादन स्किनर ने किया है। इसी के सारे अन्य नाम, जो क्रिया प्रसूत अधिगम का सिद्धांत है, उसी के सारे अन्य नाम हैं। अनुक्रिया का सिद्धांत, सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत, अनुक्रिया उद्दीपक का सिद्धांत, जिसे हम RS थ्योरी के नाम से जानते हैं। यह इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आप नोट करिएगा। अगला है दोस्तों साधनात्मक अनुबंधन का सिद्धांत। फिर अगला है नौमित्तिक अनुबंधन का सिद्धांत। फिर अगला है प्राचीन अनुबंधन का सिद्धांत। यह सिद्धांत के नाम से जब भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन बने तो ये सारे में आपको लगाना है स्किनर ही लगाना है। इसके सभी के प्रतिपादक स्किनर ही माने जाते हैं, उसी का अन्य नाम ही है। चलिए हम सब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हम सब समझते हैं कि जो स्किनर का प्रयोग था वह किस पे प्रयोग किए थे। इनका प्रयोग दोस्तों चूहे पर और कबूतर पर था। जैसे कि यहाँ पे लिखा गया है, चूहे पर प्रयोग इन्होंने 1938 में किया था, लेकिन कबूतर पर प्रयोग इन्होंने 1943 में किया था। अब यहाँ से एक चीज़ सिद्ध होता है कि सबसे पहले इन्होंने चूहे पर प्रयोग किया था। एग्जाम में जब भी पूछे सबसे पहले चूहे पर किया था कि या कबूतर पर किया था, आप समझिए कि इनका जो पहला प्रयोग था वह कबूतर पर था, वो चूहे पर था। उसके बाद इन्होंने कबूतर पर किया। आप यहाँ पे एक फिगर देख रहे होंगे, अब बस इस पर थोड़ा सा समझ लीजिए, बाकी इस पर हम आगे चर्चा करते हैं विस्तार पूर्वक। एक चित्र में देख रहे होंगे, इसमें अंदर चूहा बंद हुआ है, बाहर यहाँ पे स्पीकर लिखा है, लाइट लिखा है, लीवर डिस्पेंसर लिखा है, ये सारे चीज़ लिखे गए हैं। इसका एक एक चीज़ का क्या मतलब है, चूहा क्यों बॉक्स में बंद है, इस पर हम आगे समझते हैं। और यहाँ पे कबूतर देख रहे होंगे, कबूतर को भी एक बॉक्स में रखा गया है। जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं वह ज़्यादा से ज़्यादा चूहे के प्रयोग से ही बनते हैं। इसकी कबूतर के प्रयोग से क्वेश्चन नहीं बने हैं ज़्यादा। बस इस पर जब भी कबूतर से क्वेश्चन पूछते हैं कि यही पूछता है कि हाँ इसके सिद्धांत के प्रतिपादक कौन हैं, या फिर पहला सिद्धांत क्या था, कबूतर था या फिर चूहा था, यही सब पूछते हैं। चलिए हम सब आगे बढ़ते हैं। इनका जो सिद्धांत था दोस्तों, पहले हम इस सारांश को समझ लेते हैं। कोई भी चीज़ समझने से पहले सबसे पहले उसको हम अगर उसकी जो भूमिका होती है उसको समझ लेंगे तो सिद्धांत इनका बहुत आसानी से हम सबको समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पे हम सारांश उस सिद्धांत के बारे में कुछ समझ लेते हैं, फिर नीचे हम सिद्धांत को समझते हैं विस्तार पूर्वक। इनका जो सारांश समझते हैं, लिख रहे हैं, कोई भी अधिगमी किसी अनुक्रिया को जारी रखेगा या बंद कर देगा, यह अनुक्रिया से मिलने वाले दंड या पुरस्कार पर निर्भर है। अब जाहिर सी बात है दोस्तों, भाई आप ही हैं, आपको कोई ऐसा कार्य
करें जिससे आपको दंड मिले, तो आप फिर वह दोबारा कार्य नहीं करेंगे। अगर उससे आपको पुरस्कार मिले तो आप चाहेंगे ना कि आपको फिर वही दोबारा कार्य करे जिससे आपको पुरस्कार मिले। इसमें यही सिद्ध कर रहे हैं, कोई सीखने वाला किसी अनुक्रिया को तभी जारी रखेगा या बंद कर देगा, उससे मिलने वाले दंड या पुरस्कार पर निर्भर करेगा ये चीज़। अगला जो पॉइंट है, यह सिद्धांत थार्नडाइक के प्रभाव के नियम पर आधारित है। किस पे दोस्तों? प्रभाव के नियम पर आधारित है। जैसा कि हमने कल ही कवर किया था थार्नडाइक को, आपको इसमें बताए थे कि थार्नडाइक को जो सिद्धांत है इसको 2 भागों में बांटे थे। एक था आपका प्राथमिक या मुख्य नियम और दूसरा था गौड़ नियम, जिसे हम सेकेंडरी लॉ के नाम से जानते थे। प्राथमिक में हमने 3 नियम समझे थे और गौड़ में दोस्तों हम सब 5 नियम समझे थे। जो प्राथमिक में 3 नियम समझे थे उसी में आपका प्रभाव का नियम भी आता है। उसमें आपका था तात्पर्यता का नियम, प्रभाव का नियम, अभ्यास का नियम, यह सब आपके प्राथमिक नियम में आए थे या मुख्य नियम में आए थे। यह नियम जो हम जिस नियम की आज हम सब क्लास कर रहे हैं वह नियम प्रभाव के नियम पर ही आधारित है। कह रहे हैं कि इस सिद्धांत में उद्दीपक नहीं है, इस सिद्धांत में उद्दीपक नहीं, सिर्फ अनुक्रिया है दोस्तों। आप ध्यान दीजिएगा, हमने जो अभी इसके पहले सिद्धांत समझा था थार्नडाइक महोदय का, तो उसमें उद्दीपक था। बाहर आपको मरी हुई मछली दिख रही थी, बाहर मरी हुई मछली थी, बिल्ली जो है उसके लिए उत्सुक हो रही थी, उत्तेजना आ रही थी। वह मछली जो दोस्तों आपका उद्दीपक का कार्य कर रहा था, क्योंकि मछली को बिल्ली देख रही थी। लेकिन इस सिद्धांत में ऐसा नहीं है, इस सिद्धांत में उद्दीपक नहीं दिखेगा, सिर्फ अनुक्रिया करेंगे। क्या दोस्तों? सिर्फ अनुक्रिया होगी, इसको आप ध्यान दीजिएगा। कह रहे हैं कि स्किनर ने चूहे वाले बॉक्स को पहले सक्रिय अनुकूलन बक्सा तथा बाद में स्किनर का बक्सा कहा गया था। जब स्किनर महोदय थे, इन्होंने जिस बॉक्स में चूहे को रखे थे दोस्तों, उसको इन्होंने सक्रिय अनुकूलन का बक्सा कहा था। क्या नाम किए थे दोस्तों? सक्रिय अनुकूलन का बक्सा। लेकिन जब स्किनर मर गए, फिर उनके जो शिष्य थे उन्होंने उनके नाम पर ही इस बक्से का नाम रख दिया कि स्किनर का बक्सा। अब हम आगे समझते हैं इनका जो दोस्तों कबूतर वाले बक्से को हम सब कबूतर पेटिका या फिर पिजन बॉक्स कहते हैं। हमने समझ लिया कि चूहे वाले को हम सब क्या कहते हैं दोस्तों? स्किनर का बक्सा कहते हैं, और जो कबूतर जिसमें है दोस्तों उसे हम पिजन बॉक्स या फिर कबूतर पेटिका कहते हैं। इन दोनों बक्सों का आविष्कार स्किनर ने किया है दोस्तों, इन दोनों बक्सों का आविष्कार स्किनर ने किया है। अभी हमने कुछ सारांश समझा, जैसे इस सिद्धांत से जो सारांश निकलते हैं उसको समझ लिए। अब हम यहाँ पे इस सिद्धांत जो इनका चूहे पर सिद्धांत था उस पर हम यहाँ से शुरू कर रहे हैं। अभी तो हम सब सिर्फ क्लास की भूमिका बनाए हैं, हाँ ये भूमिका है, इसके ज़रिए हम सब क्लास को ख़त्म करेंगे। अब यहाँ पे स्किनर का बक्सा जैसा नाम लिखा गया है, यहाँ पे एक स्पीकर लगा है दोस्तों, यहाँ सिग्नल है, लीवर है, फूड डिस्पेंसर, मतलब इसी तरीके से एक चूहा यहाँ अंदर बंद है। ये चूहा करता क्या है, पहले हम इसे आपको रैंडमली थोड़ा सा बता दे रहे हैं, फिर नीचे सारे लिखे गए हैं, एक एक पॉइंट को हम सब समझेंगे अच्छे से। ये चूहा ये लीवर पे जब टच करता तो अंदर से खाना आ जाता था। यहाँ पे ये लीवर है, इसका पैर गलती से यहाँ पड़ गया तो यहाँ से खाना आ गया। अब खाना तो यह देख नहीं रहा था, यही कह रहे हैं ना, इसमें उद्दीपक नहीं होता है, सिर्फ अनुक्रिया होती है। चूहा जो है अनुक्रिया कर रहा है, अनुक्रिया किया, लीवर उसका पैर टच हुआ, उससे खाना आ गया। खाना तो वह देख तो नहीं रहा था ना, कि चूहा वह खाना देख रहा था, इसलिए उद्दीपक नहीं है, लेकिन अनुक्रिया करने के बाद भी उसको भोजन मिला। यहाँ पे यही सिद्ध करना चाह रहे थे कि बिना उद्दीपक के भी अनुक्रिया कर सकते हैं या फिर रिजल्ट मिल सकता है। तो वो चूहा बार बार जब ऐसा एक बार टच किए तो खाना मिल गया, फिर दोबारा छोड़े कुछ देर में फिर टच हुआ तो फिर आ गया, घंटी बजी, खटका था, खटके की आवाज़ आई तो फिर आया, तो वह समझ गया घंटी बजेगी, खटका की आवाज़ आएगी तो हमको भोजन मिलेगा। यही इसमें सिद्ध करना चाह रहे थे। चलिए हम एक एक पॉइंट को आगे कवर करते हैं, आप इस फिगर को समझ लीजिए बस थोड़ा सा।
यहाँ करें चूहे पर प्रयोग। एक भूखे सफ़ेद चूहे को दोस्तों, यह सफ़ेद चूहा था और भूखा भी था, स्किनर ने बक्से में छोड़ दिया, जैसे कि आप चित्र में देख रहे थे। इस बक्से में एक छोटा सा मार्ग था जिसमें एक लीवर लगा था दोस्तों, जैसा कि यहाँ पे आप देखे थे, यह जो लीवर लगा है जहाँ पे इस चूहे का पैर है, लीवर लगा था जिसका संबंध एक प्याली से था। लीवर के दबने से खट की आवाज़ आती थी और उस प्याली में से खाने का टुकड़ा आ जाता था। चूहा को जब बॉक्स के अंदर छोड़ा जाता था तो लीवर पर उसका पैर पड़ने से खट की आवाज़ होती थी और वह आवाज़ को सुनकर और अंदर रखी हुई प्याली से उसे खाना मिल जाता था। यह प्रक्रिया चूहा कई बार दोहराया और हर बार उसको खाना मिल जाता था। अब दोस्तों इनका यही सिद्ध करना चाह रहे थे कि जिसे बिना उद्दीपक के भी अनुक्रिया के जरिए भी वो भोजन को प्राप्त आदमी कर सकता है। जैसे चूहा था, उसे भोजन देख नहीं रहा था, लेकिन लीवर पे पड़ने के बाद खट की आवाज़ आई, भोजन आ गया। यही प्रक्रिया कई बार की है। पहली बार उसे काफ़ी समय लगा भोजन आने में और खटका तक पहुंचने में, लेकिन दूसरी बार थोड़ा उससे जल्दी समझ गया, तीसरी बार जब उससे जल्दी समझ गया, इसी बार जब कई बार उसका अभ्यास हो गया तो फिर उसके बाद जब छोड़ें वह तुरंत जाके भूख लगती थी, खट से खटका दबा देता था। खटका दबा, खट की आवाज़ आई, तुरंत वो समझ जाता था खट की आवाज़ आई तो अब भोजन आने वाला है। अब देखिए इसका जो निष्कर्ष निकलता है उसको हम समझते हैं। इस प्रयोग से यह निष्कर्ष निकलता है कि पहले अनुक्रिया होती है तथा बाद में उद्दीपन होता है। जैसा कि आपके ऊपर इसके पहले वाले क्लास में हमने समझा था, पहले उद्दीपक होगा फिर अनुक्रिया होती है। जब आपके थांडाइक महोदय थे, उन्होंने पहले मछली दिखाया कि बिल्ली मछली देखी, फिर वह अनुक्रिया करने लगी, कूदने लगी, बाहर निकलने का प्रयास करने लगी। लेकिन यहाँ पे चूहा तो कुछ देख नहीं रहा है, यहाँ पे पहले अनुक्रिया हुई, पहले खटका दबाया, फिर उसके बाद उद्दीपन, फिर उसके बाद उसे खाने के लिए सामान मिला। इस प्रयोग से यही निष्कर्ष निकलता है। यह खाना चूहे के लिए पुनर्बलन रिइंफोर्समेंट का कार्य करता है। कैसा दोस्तों? पुनर्बल, यह जो उसका भोजन मिल रहा है, यह भोजन दोस्तों पुनर्बलन का कार्य कर रहा है। यहाँ से एक शब्द आया पुनर्बलन। अब पुनर्बलन को हमसे समझेंगे। पुनर्बलन को स्किनर ने कितने भागों में बांटा है, आप यहाँ पे चित्र में देख रहे हैं। चूहे के लिए पुनर्बलन का क्या कार्य किया दोस्तों? भोजन, जो भोजन मिल रहा था वह चूहे के लिए पुनर्बलन का कार्य किया। स्किनर ने दो प्रकार के पुनर्बलन बताए हैं, रेइंफोर्समेंट बताए हैं। पहला है सकारात्मक, दूसरा है नकारात्मक। जो पुनर्बलन होता है दोस्तों वह दो प्रकार के बताए हैं स्किनर महोदय। पहला था उनका सकारात्मक है, दूसरा है नकारात्मक। सबसे पहले हम सब सकारात्मक को समझते हैं। जिसे खटका दबाने पर चूहे को भोजन मिलना। अब जब चूहा जो है खटका दबा दिया, उसे भोजन मिल गया, यह तो उसके लिए सकारात्मक हुए ना, भोजन मिल गया, खा लिया। अगर कहीं खटका दबाने से उसे चोट लग जाती है, फिर और कुछ हो जाता, तो फिर क्या वो खटका दबाता है? क्या उसके लिए यह सकारात्मक होता? तब तो नहीं होता ना, तब उसके लिए नकारात्मक पुनर्बलन होता। लेकिन वह खटका दबाया, उसे भोजन मिल गया। इसी प्रकार से बच्चों पर भी फॉलो होता है दोस्तों, वह कार्य करने से जिसे उन्हें सकारात्मकता मिले, जैसे पुरस्कार, सम्मान, प्रशंसा, नौकरी, भोजन आदि। यह सब दोस्तों सकारात्मक पुनर्बलन के अंतर्गत आते हैं। जैसे कोई बच्चा अच्छा लिखा या फिर अच्छा पढ़ने में अच्छा है, उसे आपने पुरस्कार देकर सम्मानित कर दिया, तो फिर वह चाहेगा ना कि फिर वह दोबारा करे, ताकि वह फिर दोबारा वह सम्मानित हो, दोबारा पुरस्कार मिले। यह आपका सकारात्मक पुनर्बलन के अंतर्गत आता है। फिर जो अगला है दोस्तों नकारात्मक पुनर्बलन। अगर खटका दबाने से चूहे के भोजन मिलने के स्थान पर चोट लग गई होती तो यह नकारात्मक पुनर्बलन होता। जाहिर सी बात है, उसे अगर चोट लग जाती तो फिर वह दोबारा नहीं जाता और उसके लिए वह नकारात्मक हो जाता। जिसे दंड, भय, मना करना, डांटना, इस प्रकार के दोस्तों चीज़ आपके नकारात्मक पुनर्बलन के अंतर्गत आएंगे। यहाँ पे हमने दो चीज़ कवर किया, एक सकारात्मक पुनर्बलन कैसे होता है और नकारात्मक पुनर्बलन कैसे होता है।
कह रहे हैं कि सकारात्मक पुनर्वलन मिलने से प्राणी क्रिया को दोहराता है। अब जाहिर सी बात है, कोई एक चीज़ अच्छा मिलेगा तो प्राणी उस चीज़ को दोहराएगा ही ना। जैसे चूहे को उस खटका दबाने से भोजन मिल रहा था, चूहा बार बार वही चीज़ करना चाह रहा था, और नकारात्मक से वह क्रिया नहीं करता है। अब हम सब आगे समझते हैं। यहाँ पे स्किनर के पुनर्वलन की सूची। यह सूची पुनर्वलन के समय अंतराल को दिखाती है, जिसमें 2 प्रकार के पुनर्वलन हैं। कितने प्रकार के दोस्तों? 2 प्रकार के जो उनकी सूची थी। पहला है इसमें सतत पुनर्वलन, दूसरा है आंशिक पुनर्वलन। अब हम सबसे पहले सतत को समझते हैं। सतत पुनर्वलन के अंतर्गत दोस्तों, जैसे प्रत्येक सफल अनुक्रिया को पुनर्वलन देना, जैसा हर बार खटका दबाने पर भोजन देकर पुरस्कृत करना, यह आपका सतत लगातार सतत पुनर्वलन है। जैसे प्रत्येक सफल अनुक्रिया, जैसे उसे हर बार भोजन दे रहा है, आपने वह खटका दबाया, उसे हर बार भोजन मिल रहा है। ऐसी प्रक्रिया दोस्तों आपका सतत पुनर्वलन के अंतर्गत आएगा। जैसे कोई बच्चा एग्ज़ाम दे रहा है, उसे जो भी एग्ज़ाम दे रहा है उसमें आप हर उस पेपर में उसको पुरस्कार देकर सम्मानित कर रहे हैं, तो यह आपका सतत पुनर्वलन के अंतर्गत आता है। फिर अगला है दोस्तों आंशिक पुनर्वलन की सूची। यह सूची जैसे इसमें हर क्रिया के लिए पुनर्वलन नहीं दिया जाता, बल्कि कुछ क्रियाओं के लिए दिया जाता है। जैसे हर बार खटका दबाने से भोजन ना मिलना। अभी जब चूहे को दोस्तों, अगर उसे लगातार भोजन में, कभी कभी एग्जाम में पूछेगा कि पूछ सकता है, जैसे खटका दबाने से चूहे को लगातार भोजन मिल रहा है, तो वह कौन से पुनर्वलन के अंतर्गत आएगा? सतत आएगा, आंशिक आएगा, या फिर और 4 ऑप्शन दे देगा। या फिर उसे खटका दबाने से हर बार भोजन नहीं मिलता, कभी एक बार आ जाता है, नहीं आता, फिर आ जाता है, तो ये ऐसा प्रकार का दोस्तों आंशिक पुनर्वलन सूची के अंतर्गत आएंगे। अब आंशिक पुनर्वलन का हमने समझ लिया, खटका दबाने से भोजन ना मिलना, हर बार ना मिलना, एक आध बार मिल जाना, फिर ना मिलना, इस प्रकार से होना दोस्तों, वो आपका आंशिक पुनर्वलन है। अब कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट समझते हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। पुनर्वलन को सर्वाधिक महत्व दिया गया है स्किनर ने दोस्तों। इसमें सबसे ज़्यादा जो जिस पे महत्व दिए हैं वह आपका पुनर्वलन ही है। लेकिन एक चीज़ और है दोस्तों, अभी यहाँ पुनर्वलन के बारे में हम यहाँ पे नीचे समझते हैं। पुनर्वलन पे इन्होंने सबसे ज़्यादा महत्व दिया है, लेकिन पुनर्वलन के जो प्रतिपादक आप कह सकते हैं वह नहीं है। नीचे भी हम समझते हैं इसको। कह रहे हैं कि प्राणी को सही अनुक्रिया करने पर तुरंत पुनर्वलन दिया जाना चाहिए। जाहिर सी बात है दोस्तों, अगर कोई अच्छा कार्य कर रहा है, उसे आप 1 महीना बाद पुनर्वलन दें, उसे 1 महीने बाद पुरस्कार दें, उसे 1 महीने बाद सम्मान दें, तो फिर वह क्रिया नहीं कर पाएगा उस हिसाब से। अगर कोई अच्छा कार्य कर रहा है तो उसे तुरंत पुनर्वलन दीजिए, तो वह उसके लिए पॉजिटिव का काम करेगा। सकारात्मक पुनर्वलन दिए जाने पर प्राणी क्रिया को दोहराता है। जाहिर सी बात है, ऊपर हमने इस पर चर्चा किया, आप कोई कार्य कोई कर रहा है, उसको अगर आप पुरस्कार देंगे तो फिर वह चाहेगा कि दोबारा पुरस्कार उसे मिले, वह अच्छा कार्य करने का प्रयास करेगा। नकारात्मक पुनर्वलन से क्रिया में कमी आती है। अगला है दोस्तों, स्किनर का मत है कि अनुक्रिया के लिए सदैव उद्दीपक होना आवश्यक नहीं है, कभी कभी उद्दीपक की अनुपस्थिति में अनुक्रिया होती है। जैसे दोस्तों अभी ऊपर हमने आपको बताया था कि उद्दीपक नहीं था, चूहे को उद्दीपक नहीं दिख रहा है, भोजन नहीं दिख रहा था, लेकिन वह अनुक्रिया किया, उसे उद्दीपक के तौर पर भोजन मिल गया। तो यही कहने का यहाँ तात्पर्य है कि उद्दीपक हो ऐसा जरूरी नहीं है। इसीलिए स्किनर के बारे में कहा गया है, इन्होंने परंपरागत थ्योरी जो एसआर थ्योरी थी दोस्तों, आपके एसआर थ्योरी को आरईएस में परिवर्तित कर दिया। कौन दोस्तों? स्किनर ने। जो एसआर थ्योरी थी, स्टिमुलस और रिस्पांस, उसको परिवर्तित करके इन्होंने आरईएस में कर दिया, जिसे हम आर टाइप थ्योरी भी कहते हैं दोस्तों। यह एग्जाम में बहुत बार पूछा है कि आर टाइप थ्योरी कौन दिए, तो आप जानिए, इसको जो है आपके स्किनर महोदय ने दिया था, आर टाइप थ्योरी को। अभी हम सब कल ही दोस्तों एसआर थ्योरी को भी कवर किए थे,
आज हम सब आरएस थ्योरी या फिर आर टाइप थ्योरी को कवर कर रहे हैं। करें पुनर्बलन का सिद्धांत हल ने दिया है दोस्तों। कल के वीडियो में आपका हल टॉपिक है दोस्तों। पुनर्बलन का सिद्धांत हल ने दिया है, लेकिन पुनर्बलन का प्रयोग दोस्तों स्कीनर ने किया है। अगर एग्जाम में आपके जब भी पूछे कि पुनर्बलन का सिद्धांत किसने दिया है, स्कीनर, उसमें दोस्तों आपको हर समय लगाना है हल। अगर हल ऑप्शन में ना रहे तो आपको स्कीनर लगाना है। अगर ऑप्शन में हल है तो आपको हल ही लगाना है। स्कीनर हल दोनों रहे तब भी उसमें आपको, अगर पुनर्बलन का सिद्धांत पूछे तो आपको हल ही लगाना है। लेकिन अगर जब हल ना रहे, उसमें ऑप्शन स्कीनर रहे, तब आपको स्कीनर लगा सकते हैं। लेकिन अगर हल है तो आपको हल लगाना है। स्कीनर जो प्रयोग किए थे, लेकिन इसका सिद्धांत का प्रतिपादन हल ने ही किया था दोस्तों। यहाँ पे हम सब दोस्तों आज स्कीनर को कवर किए। इससे कुछ क्वेश्चन हम सब कवर कर लेते हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाए। पहला क्वेश्चन है, वीएफ स्कीनर किस प्रकार के मनोवैज्ञानिक है? आपका ऑप्शन है कार्यात्मक, संज्ञानात्मक, व्यवहारवादी या फिर प्रयोगात्मक। अब दोस्तों अगर आपने पहला अधिगम के सिद्धांत के जो हम सब क्लास किए थे, अगर उसको आप देखे होंगे, वहाँ पे हमने बांटा था कि कौन कौन से आपके मनोवैज्ञानिक व्यवहारवादी के अंतर्गत आएंगे, कौन वैज्ञानिक आपके गेस्टाल्टवादी के अंतर्गत आएंगे, और व्यवहारवादी के अंतर्गत कौन आपके पुनर्बलन में आएंगे और कौन आपका अपुनर्बलन के अंतर आएंगे। अभी तक जितने हम सब मनोवैज्ञानिक को कवर कर रहे हैं वह सारे मनोवैज्ञानिक आपके व्यवहारवादी के अंतर्गत, पुनर्बलन के अंतर्गत आएंगे। अभी हम सब अपुनर्बलन के अंतर्गत जो आएंगे उसको नहीं कवर कर रहे हैं। वो भी जो अपुनर्बलन के अंतर्गत आएंगे वह भी आपके व्यवहारवादी हैं, लेकिन वह अपुनर्बलन है। व्यवहारवादियों को दो पार्ट में हम सब डिवाइड किए थे, पुनर्बलन और अपुनर्बलन। स्कीनर दोस्तों आपके व्यवहारवादी सिद्धांत के अंतर्गत आएंगे, जो कि पुनर्बलन के अंतर्गत हैं। अगला क्वेश्चन है, क्रिया प्रसूत अनुबंधन व्यक्ति को किस व्यवहार को अस्पष्ट करता है? मानसिक करता है, शारीरिक करता है, ऐच्छिक करता है या फिर सामाजिक करता है? जो क्रिया प्रसूत अनुबंधन है दोस्तों वह व्यक्ति को अस्पष्ट ऐच्छिक करता है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, भोजन, पैसा, प्रशंसा आदि क्या है? सामाजिक पुनर्बलन है, धनात्मक है, ऋणात्मक है या फिर क्रियात्मक है? जैसा कि हमने अभी इस पर चर्चा किया था कि जैसे भोजन मिलना, पानी मिलना, पुरस्कार मिलना, यह सब आपका धनात्मक पुनर्बलन के अंतर्गत आएगा, ऋणात्मक नहीं है, सकारात्मक पुनर्बलन है। कौन से पुनर्बलन प्राणी को पलायन तथा परिहार की अनुक्रिया सिखाते हैं? यहाँ पे पलायन की बात करें, परिहार की बात करें तो दोस्तों यह आपका जैसे ऑप्शन है धनात्मक है, ऋणात्मक, क्रियात्मक है, पलायनवादी पुनर्बलन। इसमें ये तो होता ही नहीं, इस पर ज़्यादा लोग कन्फ्यूजन ही हो जाएंगे। ऑप्शन पलायनवादी, इसमें पलायन पूछा, पलायनवादी ऐसा एक होता ही नहीं। इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, यह ऋणात्मक पुनर्बलन के अंतर्गत आएगा। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, स्कीनर ने किस प्रकार का अनुबंधन पर बल दिया है? टाइप एस, टाइप आर, टाइप एस आर या फिर टाइप, इसमें से कोई नहीं। जैसे कि अभी ऊपर ही हमने बताया दोस्तों आप सबको, आर टाइप थ्योरी के प्रतिपादक दोस्तों आपके स्कीनर महोदय हैं, इसीलिए ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। निम्न में से कौन सा क्रिया प्रसूत व्यवहार नहीं है? ऑप्शन है कांटा लगने पर पैर हटाना, हाथ पैर का चलाना, भोजन करना, खड़े होकर इधर उधर चहलकदमी करना। दोस्तों इनमें से क्रिया प्रसूत व्यवहार का नहीं पूछा है, तो नहीं, तो ऑप्शन नंबर ए इसमें राइट होगा दोस्तों। कांटा लगने पर पैर हटाना यह क्रिया प्रसूत व्यवहार नहीं है, बाकी सारे हैं। मनोवैज्ञानिक व्यवहार व अनुभव का विज्ञान है, यह कथन किसका है? किसने कहा था दोस्तों? जो मनोवैज्ञानिक है व्यवहार व अनुभव का विज्ञान है। तो यह दोस्तों आपके ऑप्शन है स्किनर, वुडवर्थ, मैकडोगल या फिर वाटसन। इसमें दोस्तों आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, स्किनर महोदय। अब इसी के साथ दोस्तों यह क्लास हम सब यहीं समाप्त करते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए थे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए दोस्तों। यहाँ पे हम सब डेली यूपी टेट की क्लास को कवर कर रहे हैं।